हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो टाइम। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th के बायोलॉजी का चैप्टर 9 बायोमॉलिक्यूल्स। ये पार्ट 3 है। अगर बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो अभी जाके देखो एंड देन कवर दिस पार्ट। सो हम लोग टॉपिक पर थे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था होमोपॉलीमर नहीं होते, क्योंकि होमोपॉलीमर में मोनोमर यूनिट n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करता है। प्रोटीन्स में ऐसा नहीं होता। इसके पास स्ट्रिंग्स होते हैं अमीनो एसिड्स के। अभी मॉलिक्यूल के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के होते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो स्ट्रक्चर है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला पर डिपेंड करता है, जैसे NaCl MgCl2। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम 2 डायमेंशनल व्यू लिखते हैं मॉलिक्यूल्स का, जैसे उसके स्ट्रक्चर्स बना के, जैसे बेंजीन, नेप्थलीन एक्सेट्रा। फिज़िक्स में हम 3 डायमेंशनल व्यू देते हैं मॉलिक्यूल्स को। और बायोलॉजी में प्रोटीन के स्ट्रक्चर 4 लेवल्स में प्रेजेंट है। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस को, या फिर कह सकते हैं पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन विच इज़ द फर्स्ट अमीनो एसिड या सेकेंड या और ज़्यादा, इसे प्राइमरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसको इमेजिन कर सकते हैं एक लाइन की तरह, जिसमें लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट होता है फर्स्ट अमीनो एसिड से और राइट एंड लास्ट अमीनो एसिड से। फर्स्ट अमीनो एसिड को एन टर्मिनल अमीनो एसिड भी कहा जाता है और लास्ट अमीनो एसिड को सी टर्मिनल अमीनो एसिड। प्रोटीन का थ्रेड थ्रू आउट एक एक्सटेंडेड एक रिजिड रॉड की तरह ही थ्रू आउट नहीं प्रेजेंट होता। ये फोल्डेड फॉर्म में हेलिक्स फॉर्म भी करते हैं। ऑफ कोर्स कुछ ही पोर्शन प्रोटीन का जो है वो हेलिक्स के फॉर्म में अरेंज्ड रहता है। सो इन प्रोटीन ओनली राइट हैंडेड हेलिसेस आर ऑब्जर्व। सिर्फ राइट हैंडेड हेलिसेस ऑब्जर्व होते हैं। दूसरे रीजन्स जो थ्रेड की तरह फोल्डेड हैं या दूसरे फॉर्म्स में, उन्हें सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। एडिशन में जो लॉन्ग प्रोटीन चेन्स हैं वो खुद से फोल्डेड हैं एक हॉलो वुडन बॉल की तरह, उसे वो राइज करता है टर्शरी स्ट्रक्चर को प्रोटीन का। यहाँ पर डायग्राम्स गिवन है, स्ट्रक्चर्स गिवन है प्रोटीन के। देखो, सबसे पहले प्राइमरी है जो कि एक लाइन के तरह नज़र आ रहा है, फिर सेकेंडरी जो हेलिक्स फॉर्म कर रहा है, थर्ड में एक वुडन बॉल की तरह नज़र आ रहा है जिसमें ये फोल्ड खुद से ही हो रहा है। और ये 3D व्यू देता है प्रोटीन को। टर्शरी स्ट्रक्चर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं प्रोटीन्स में। कुछ प्रोटीन्स असेंबल करते हैं एक पॉलीपेप्टाइड या एक सब यूनिट से असेंबल होके बनते हैं। इस मैनर को जो इंडिविजुअल फोल्डेड प्रोटीन्स या सब यूनिट्स का जो अरेंजमेंट है एक दूसरे के साथ, फॉर एग्जाम्पल लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फेयर या फिर स्फेयर्स अरेंज्ड वन अपॉन ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ क्यूब और प्लेट, इस अगर स्ट्रक्चर में अरेंज्ड हैं प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड्स या सब यूनिट्स, तो ये एक आर्किटेक्चर देते हैं प्रोटीन को और उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का। यहाँ पे देखो फिगर में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। ये लीनियर स्ट्रिंग्स ऑफ स्फीयर की तरह नज़र आ रहा है। आगे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एडल्ट ह्यूमन हेमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट होते हैं। 2 आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के। 2 सब यूनिट जो अगर अल्फ़ा टाइप के हैं, 2 सब यूनिट अल्फ़ा टाइप के होते हैं और बाकी के दोनों बीटा टाइप के, दोनों मिलकर चारों फॉर्म करते हैं हेमोग्लोबिन को। नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइम्स। ऑलमोस्ट जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। कुछ न्यूक्लिक एसिड्स भी एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं,
तो उन्हें राइबोजाइम्स कहा जाता है। एंजाइम को डिपिक्ट किया जा सकता है एक लाइन डायग्राम की तरह। एक एंजाइम जैसे कोई प्रोटीन, अगर उसके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है यानी कि अमीनो एसिड सीक्वेंस में प्रेजेंट है प्रोटीन के, या एक एंजाइम जैसे किसी प्रोटीन में सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो। जब टर्शरी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि प्रोटीन का बैकबोन वो चेन फोल्ड्स वो खुद में ही फोल्ड्स बनाता है, खुद में ही क्रिस क्रॉस करता है और पॉकेट्स फॉर्म कर लेता है। इसी पॉकेट्स को कहा जाता है एक्टिव साइट। इसी एक्टिव साइट के एंजाइम को जो पॉकेट्स होते हैं उनमें सबस्ट्रेट फिट होते हैं, इसलिए एंजाइम थ्रू देयर एक्टिव साइट कैटेलाइज रिएक्शंस एट हाई रेट। एंजाइम जो है वो अपने एक्टिव साइट्स की वजह से रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं एक हाई रेट पे। एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन मैनी वे, बट वन मेजर डिफरेंस नीड मेंशन। देखो, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो हैं वो अच्छे से वर्क करते हैं, एफिशिएंटली वर्क करते हैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, लेकिन एंजाइम्स वो तो डैमेज हो जाने चाहिए हाई टेम्परेचर पे। मान लो 40 डिग्री सेल्सियस से अबव चला जाए तो वो तो डैमेज हो जाने चाहिए। लेकिन अगर एंजाइम्स जो ऑर्गेनिज्म से आइसोलेटेड होते हैं, देखो जो ऑर्गेनिजम्स पहले से ही हाई टेम्परेचर्स पे लिव करते हैं, जो हाई टेम्परेचर्स पर ज़िंदा रहते हैं, उनसे आइसोलेट होके एंजाइम्स को अगर यूज़ किया जाता है इन ऑर्गेनिक कैटलिस्ट्स में, जैसे कि किस जगहों से, जैसे हॉट वेंट से, सल्फर स्प्रिंग से, तो वो स्टेबल होते हैं और अपने कैटालिटिक पावर को रिटेन करते हैं इवन हाई टेम्परेचर। अगर 80 to 90 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर हाई हो जाता है तो इसे कहते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है एंजाइम्स का जो आइसोलेटेड होते हैं थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से। थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर पे भी ज़िंदा रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल कंपाउंड्स दो टाइप के चेंजेस में जाता है। एक फिज़िकल चेंज यानी कि सिंपली चेंज, उसके शेप में चेंज आना बिना बॉन्ड्स को ब्रेक किए, इसे फिज़िकल प्रोसेस भी कहा जाता है। दूसरा फिज़िकल प्रोसेस है कि उसके स्टेट के चेंज इन स्टेट, मैटर के स्टेट में चेंज आ जाना। जैसे कि आइस मेल्ट हो जाता है वाटर में, यह वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी फिज़िकल प्रोसेस है। जैसे बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, इस फिज़िकल प्रोसेस के दौरान बॉन्ड्स टूटते भी हैं और नए बॉन्ड्स फॉर्म भी होते हैं, तो इसको केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है BaOH का होल्ड 2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2H2O, यानी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड अगर रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड से तो वो बेरियम सल्फेट बनाता है दो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। ये एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल दिया है कि स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होना ग्लूकोज में, ये एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। इससे पहले जो हमने रिएक्शन देखा वो इनऑर्गेनिक था और ये स्टार्च का फॉर्मेशन होना ग्लूकोज में, ये ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। फिज़िकल या केमिकल प्रोसेस के रेट में अगर रेट डिफाइन करना हो तो उसके अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम, यानी कि प्रोडक्ट का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करके हम किसी भी केमिकल या फिज़िकल प्रोसेस के रेट को रेफ़र कर सकते हैं। इसे एक्सप्रेस किया जाता है इस एक्सप्रेशन से, ये डिफरेंशिएट हो रहा है प्रोडक्ट टाइम से। रेट को वेलोसिटी भी कहा जा सकता है अगर उसका डायरेक्शन स्पेसिफाइड है। किसी भी रेट, देखो किसी भी फिज़िकल या केमिकल प्रोसेस का रेट उसके टेम्परेचर से टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है टेम्परेचर से।
दूसरे फैक्टर्स में से। एक जनरल थंब रूल ये है कि मान लो अगर किसी भी रिएक्शन में 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज आ जाता है किसी भी डायरेक्शन में, तो उसका रेट या तो डबल हो जाएगा या हाफ से डिक्रीज हो जाएगा। कैटालाइज्ड रिएक्शन proceed at rates vastly higher than uncatalyzed। अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के कंपैरिजन में जो कैटलाइज्ड रिएक्शन है वो हायर रेट पे होते हैं। एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन, व्हेन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस आर ऑब्जर्व रेट वुड बी वास्टली हायर देन द सेम बट अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। या एग्जाम्पल में भी गिवन है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन होके कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो रहा है। इसके बारे में यहाँ नीचे गिवन है अच्छे से कि देखो, जब एंजाइम एब्सेंट होता है तो रिएक्शन बहुत स्लो होती है। जैसे कि H2CO3 जो पिछले रिएक्शन में प्रोडक्ट बना H2CO3 कार्बोनिक एसिड, उसके 200 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं 1 घंटे में अगर एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो। और अगर हम एंजाइम को यूज़ करें साइटोप्लाज्म के विदिन एंजाइम को यूज़ करें जिसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहा जाता है, तो रिएक्शन का स्पीड अबाउट 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड, यानी कि कहाँ 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे 1 घंटे में, यहाँ 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहे हैं पर सेकेंड। यानी कि कितना एक्सेलरेट हुआ, रिएक्शन के रेट को उसने 10 मिलियन टाइम्स इंक्रीज कर दिया एंजाइम के प्रेजेंस ने। सो एंजाइम्स रेट को हाई कर देते हैं अगर रिएक्शन में प्रेजेंट होते हैं तो। नेक्स्ट है कि थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, देखो बहुत से एंजाइम्स प्रेजेंट है जिनका यूनिक केमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शन है। मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन, देखो मल्टी स्टेप जो केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें हर स्टेप पे एंजाइम सेम एंजाइम या डिफरेंट एंजाइम की वजह से कैटलाइज्ड होता है, तो वो एक मेटाबॉलिक पाथवे में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ग्लूकोज फॉर्म करता है 2 पिरुविक एसिड। ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें ग्लूकोज पिरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है 10 डिफरेंट एंजाइम्स की वजह से। 10 डिफरेंट एंजाइम जो कैटलाइज्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस कर रहे हैं, इनकी वजह से। जब हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, इसमें लिखा है this very metabolic pathway with 1 or 2 additional reaction give rise to variety of metabolic end products। ये मेटाबॉलिक पाथवे की वजह से और जो एडिशनल रिएक्शंस होते हैं इनसे वैरायटी मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हमारे स्केलेटल सिस्टम में एनारोबिक कंडीशंस के अंडर लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, और अगर नॉर्मल एरोबिक कंडीशंस है तो पिरुविक एसिड फॉर्म होता है। यीस्ट में जब फर्मेंटेशन होता है तो सेम पाथवे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है इथेनॉल यानी कि अल्कोहल। हेंस डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, यानी कि अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। जैसे कि एनारोबिक कंडीशन में हमारे स्केलेटल मसल में लैक्टिक एसिड फॉर्म हुआ, और अगर एरोबिक कंडीशन दे दिया जाएगा तो फिर ये फॉर्म करेगा पिरुविक एसिड। ठीक है, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आगे के टॉपिक्स नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। सो यहाँ तक अगर वीडियो को देखा है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।